आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण के बारे में? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का ये दूसरा पार्ट है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दूसरा पार्ट है, ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है, इसको काट दिया जाए और काट के क्या किया जाए, मान लो सपोज दैट हम इधर से काट देते हैं, काट के इसको ऐसे लगा दिया जाए और क्या किया जाए, अंदर से कलाई, ये तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। सब कुछ इसमें वही रहेगा, फोकस, मुख्य अक्ष, सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसमें दबे हुए तल पे कलाई होती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए तल पे क्या होती है? कलाई होती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सारी चीज़ें वही हैं। अब हम इस उत्तल दर्पण में देखेंगे परावर्तन के नियम। बाकी चिन्ह परिपाटी भी बताए हैं आपको। उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। उत्तल दर्पण में हम परावर्तन के नियम देख लेते हैं। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, उसमें क्या होता था? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती थी। इसमें क्या होगा? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बस यहाँ प्रतीत शब्द लगाना है, इसको यहाँ से मिला देते हैं इसे। ये हो गया फोकस, ये हो गया पी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, इसमें परावर्तन का क्या नियम है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ये सपोज दैट वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है, तो उसमें क्या होता था? अवतल दर्पण में अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं, तो इसमें क्या होगा? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। बस यहाँ प्रतीत शब्द लगाना है, बस यहाँ सी हो गया। और मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, उसमें क्या था? होता था कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या होगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सपोज दैट ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आई, ये कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आई, ये एफ, और क्या हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस हो गया। यही परावर्तन के नियम हैं उत्तल दर्पण में। हमने क्या बताया भैया कि मुख्य अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें केवल क्या होता है? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ से आएगा, मतलब जाती हुई प्रतीत होती है। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो ये सारी बातें हैं।
और क्या है वक्रता केंद्र, उसमें क्या होता था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें आर पार मतलब अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। और इसमें क्या है कि मुख्य फोकस, उसमें क्या होता था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बस इतना याद कर ध्यान देना है आपको। और किरण प्रकाशिकी में किरण आरेख बहुत जरूरी है, अगर किरण आरेख आपको नहीं आ रहा है तो समझ लो फिर। तो ये उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम हो गया। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, ये चीज हमको देखना है। तो हम क्या करते हैं, ये है उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है ना, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण लिए हैं ये। तो हमने अभी परावर्तन के नियम में बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मुख्य फोकस से ले लेते हैं, ये F और ये चली जाएगी ऐसे, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। अब हम इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, एक अभिलंब जो वक्रता केंद्र से होकर जाता सी। ये सपोज दैट कोण क्या है, आई है, तो ये क्या होगा, आर होगा। क्या लिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, है कि नहीं है भाई। आपतन कोण बराबर क्या हो जाता है, परावर्तन। जब ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, ये भी आई होगा, यह नाम पी दे दिए, और ये सपोज दैट एम है, तो ये आई हो गया, है ना। या अगर हम इसको क्या मान लें, फाई, और ये भी क्या हो जाएगा, फिर फाई हो जाएगा। नहीं तो अगर आई माने हैं आर माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। अगर ये आई है, इसको आई माने, इसको आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये समांतर रेखा हो गई, क्या हो गई, ये समांतर रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ई वाला कोण आई प्लस आर, यहाँ पे कोण आई प्लस आर बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से, भैया ये तिर्यक रेखा है, अभी दोनों का है समांतर रेखा, तो क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है ना, तो ये बराबर हो जाएगा। जब भाई ई बराबर हो गया तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो क्या होता है, सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ई आई है तो ई आई प्लस आर है, तो अगर हम आई प्लस आर में आई घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, आर ही तो बचेगा भाई। आई प्लस आर है तो त्रिभुज का जो नियम है, बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का, वो क्या होता है, सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, आई प्लस आर। सॉरी, मतलब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये वाला पता नहीं हमको, ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, आई इधर ले जाके घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रख दिए, आर रख दिए। तो कहने का मतलब ये वाला कोण जो है आर होगा। चूंकि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, अर्थात कहने का कि चूंकि कोण आई कोण आर के बराबर है, कोण आई आर के बराबर क्यों है,
क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ देखो ये आई है और ये क्या है, आर है। तो जब ये आई है ये आर है तो फिर भाई ये भी ये आई ये आर हो गया, मतलब ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हम देख लेते हैं, चूंकि आई बराबर आर, आई बराबर आर का क्या मतलब है, कहने का ही मतलब है कि इसके सामने ये वाला कोण ई वाले कोण के बराबर है। तो कहने का ही मतलब है कि इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों बराबर है। इसको हम जो यहाँ नाम दिए हैं इसको हम नाम दे देते हैं बी। जैसा उसमें सिद्ध किए थे वैसे इसमें भी सिद्ध करते हैं। ये कोण आई है, ये कोण का है आर है और दोनों का है बराबर है। तो त्रिभुज का नियम है, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात एफ सी बराबर बी एफ, ये हो गया एफ सी बराबर बी एफ, क्योंकि इसके सामने का ये भुजा है और इसके सामने की ये भुजा है, तो दोनों का हो गया बराबर हो गया। यदि का हो, यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो, दर्पण छोटे द्वारक का हो, अगर दर्पण छोटे द्वारक का होगा तो कहने का मतलब मान लो छोटा सा है, तो यहाँ बी और या पी यू कुछ अंतर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। तो कहने का मतलब अर्थात यदि पी एफ लगभग बराबर हो बी एफ के, मतलब ये लगभग दोनों पास पास हो, तो क्या हो जाएगा, तो जो एफ सी है तो एफ सी रहबे करेगा, ये क्या हो जाएगा एफ पी, क्या हो जाएगा एफ पी या पी एफ, चाहे जो लिख लो पी एफ, ये हो गया। अब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, पी एफ जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है एफ सी बराबर पी एफ, तो दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तो एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस पी एफ का मतलब पी सी पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पी एफ, और ये पी सी क्या है आर है और ये क्या है 2 एफ है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा r/2, ये हो गया। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये तो आ गया आपका उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, है ना, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है। तो ये था, हमने आपको यही समझना है कि मतलब ये वाला जो कोण है आई प्लस आर इसके बराबर होता है त्रिभुज के बेस कोण के बराबर। जब भाई ये आई प्लस आर है तो ये आई है, तो सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर, तो यार घटा दिया हमने, तो ये मिल गया आपको, यहाँ पे आई घटाया तो आर मिल गया। तो अगर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कहने का ही मतलब है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम ई वाली भुजा बराबर कर दिए हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर कर दिए हैं, ये बराबर कर दिए। यदि दर्पण छोटे द्वारक को मतलब पी एफ लगभग बराबर हो बी एफ के, तो इसको लगभग बराबर करके दिखा दिए, दोनों पक्षों पी एफ जोड़ दिए हैं, बस और कुछ किए नहीं है। मतलब एक प्रकार से समझ लो पिछड़ा रिवाइज हो रहा है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में हम देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। दो प्रकार से बनने का क्या मतलब है, जब एक बार वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पे रहती है, अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है।
अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ये सपोज दैट कोई अनंत पे रखी है वस्तु, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? ऐसा लगेगा कि आपको फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये फोकस पे लगी, ये पी है। ये तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का। कैसा? बिंदु के आकार का, सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे। तो ये क्या हो गया आपका? अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अगर अनंत पे कोनो वस्तु उत्तल दर्पण में रखी है तो उसका फोकस, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर, बिंदु के आकार का, सीधा, आभासी। अब बिंदु के आकार का सीधा है, आभासी है, उल्टा है? अब हम देखते हैं जब वस्तु फोकस अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। कहाँ रखी हो? अनंत और ध्रुव के बीच। सेकंड का इसका अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो जब, तब हम देख लेते हैं। ये सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण, ये कोई वस्तु रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया मुख्य फोकस आपका। ये हो गया आपका क्या? अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम एक लेते हैं इसका वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ इसका प्रतिबिंब बना सीधा, ए डैश बी डैश। तो ये क्या बनता है? कैसे बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यही कारण होता है कि इसको कहाँ यूज किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। जैसे आप बाइक चलाते हो ना, बाइक में देखो ऐसे दो मिरर लगे होते हैं ना, तो वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पणी होते हैं, क्योंकि उसमें चाहे जहाँ पे वस्तु रखी रहेगी उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। यही कारण होता है साइड शीशों में, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके साइड शीशों में जो साइड शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल दर्पण। यही कारण से। और जो दाढ़ी बनाने वाला यूज होता है दर्पण, वो है अवतल दर्पण। उसमें जब देखो हम आगे पीछे करते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है, छोटा बनता जाता है। तो मतलब उसमें प्रतिबिंब की स्थिति चेंज होती रहती है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें जो है दाढ़ी को देखना है भाई कि कहाँ से कहीं दाढ़ी बना रहे, कहीं छूटा तो नहीं है, मतलब और पास ले आए तो बड़ा प्रतिबिंब बना, देखे अच्छा यहाँ पे है, उसको इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। तो दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। लेकिन साइड मिरर में जो उपयोग होता है वो किसका होता है? उत्तल दर्पण का। और जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में दर्पण समीकरण। उत्तल दर्पण में दर्पण समीकरण हम देख लेते हैं।
दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको यही देखना है उत्तल दर्पण में। अगर कहेगा कि दर्पण समीकरण का निगमन कीजिए तो आप चाहे उत्तल में लगाएं चाहे अवतल में, लेकिन जब कह देगा अवतल में तो केवल अवतल में लगाना पड़ेगा, उत्तल में कह देगा तो उत्तल में ही लगाना पड़ेगा आपको। तो हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में जो है कैसे बनता है, ये कैसे आएगा। हम अवतल दर्पण में देख चुके हैं, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये कोई वस्तु है ए बी, ये प्रकाश की किरण है, इसको हमने ध्रुव पे लिया। ये हो गया P, ये कोण होगा I सपोज दैट। और हम एक प्रकाश की किरण कहाँ से लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गया। ये C। अब हम इसको पीछे जब तक पीछे मिलाएंगे नहीं तब तक काटेगी नहीं, और जब तक काटेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं, डॉट डॉट। ये यहाँ पे काटा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना इसका A डैश B डैश। बस इतना ही करना है, ताकि हमने एक वस्तु लिया, उसको सीधा उसका प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित कराया, तो उसके बाद एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABP, ये वाले में त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश P के, A डैश B डैश P के। इसके ये कह लिए ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश होगा। ये आपतन कोण है तो ये क्या होगा, परावर्तन कोण, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसके समरूप। क्योंकि जब त्रिभुज की दो चीज़ें समान हो जाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AB बटे A डैश B डैश बराबर PA बटे PA डैश। समीकरण नंबर 1। अब हम देख लेते हैं कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, पूरा बड़ा है ना। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C के। ये कह लिए क्योंकि ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ये वाला देखो A डैश B डैश C, इसमें बड़े वाले में समाहित है ना, तो कोई चीज़ खुद में समाहित है उसी में समाहित है तो उसके समरूप ही तो होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके समरूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटे A डैश B डैश बराबर ये हो जाएगा AC बटे A डैश C। समीकरण नंबर 2। भाई पूरा यहाँ से यहाँ तक AC बटे A डैश C। अब देखो ये दोनों पक्ष बराबर है ना, जब ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम ये दोनों पक्ष आपस में बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, PA बटे PA डैश बराबर AC बटे A डैश C। और हमको यहाँ चीज़ें किस फॉर्म में मिलती हैं, हमको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी PA के फॉर्म में। PA क्या है, वस्तु की दूरी माइनस U, हमको मिलेंगे PA डैश के रूप में। PA डैश यहाँ प्लस B होगा, यहाँ पे PA डैश प्लस होगा क्योंकि प्रकाश की दिशा में है। और क्या हो जाएगा, हमको PC के फॉर्म में मिलेंगी R, क्योंकि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या प्लस में है प्रकाश की दिशा में, इसलिए प्लस रख रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों को AC और A डैश C को इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं हमको AC कैसे बनाना है। अगर हमको AC बनाना है तो हम देख लेते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं हम PA या AP
AP प्लस PC। अगर हमको AC निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करें, AP प्लस PC इसको जोड़ दिए, मतलब AC के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। और हमको निकालना है क्या, A C भी निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, PC माइनस PA डैश। अगर हम PC में यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो इतने तो बचेगा। तो इसीलिए क्या किए हैं, A' C बराबर PC माइनस PA डैश। तो ये चीज़ों को AC के स्थान पे AP प्लस PC रख देते हैं और A' C के स्थान पे PC माइनस PA डैश रख देते हैं। ये हो जाएगा PA बटा PA डैश इज इक्वल टू AC के स्थान पे लिखते हैं AP प्लस PC अपॉन PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब हम इस सब मान को इसी में भर देते हैं। तो PA का मान क्या है, माइनस U, तो माइनस U। PA डैश क्या है, V। PA डैश भाई देखो प्रकाश की दिशा में मापा जा रहा है ना, तो इसलिए V को प्लस में लिया गया है। AP A से P है तो प्रकाश की दिशा में है, तो A से P क्या है, वस्तु की दूरी है, तो A से P की दिशा में मापा जा रहा है तो U होगा। और P से C मतलब 2R, देखो प्रकाश की दिशा में है तो सॉरी R के स्थान में हम लिख सकते हैं 2F अपॉन इसको भी 2F, और ये PA डैश है तो PA डैश भी प्रकाश की दिशा में, तो भी। अब क्या करते हैं, हम इसका तिरछा गुणा करा देते हैं। तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2UF, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2UV बराबर, इसको इसमें गुणा कराएंगे तो हम क्या हो जाएगा, UV, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2VF। ये हो गया। और हम क्या करें, इसका इधर गुणा कराए तो ये हो गया, इसका इधर 2UF और इसका इधर गुणा कराए माइनस माइनस प्लस UV, फिर इसका इधर गुणा कराए UV, ये माइनस में रहेगा। इसको PA लिखो, PA प्लस PC, तो ये हो जाएगा माइनस U, तो ये हो जाएगा माइनस U। अब सही है, इसको इधर उठा लाते हैं, इसको इधर, तो इसको इधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, UV प्लस UV बराबर, इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2UF प्लस 2VF। अब देखो UV कितना हो गया, 2UV हो गया, और ये हो जाएगा 2UF प्लस 2VF। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 कॉमन लेके काट देंगे, और दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर यहाँ पे सिर्फ जो PA लिखना है तो आप यहाँ पे माइनस U लिख सकते हो, क्योंकि PA क्या है, माइनस U है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UV अपान UVF बराबर UF अपान UVF प्लस VF अपान UVF। तो VF से VF कट गया, UF से UF कट गया, UV से UV कट गया, तो यहाँ बचा क्या है, कुल मिला के 1 अपान F बराबर 1 अपान V प्लस 1 अपान U। ये दर्पण समीकरण हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, PA है, PA डैश के रूप में लिखना है इसको, PA प्लस PA डैश, बात वही है भाई। इसको प्रकाश के विपरीत मापा जा रहा है, इसको प्रकाश की दिशा में। अब इसका हम रेखीय आवर्धन देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, M बराबर I अपान U। कहने का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस V अपान U, क्योंकि माइनस देखो U कहाँ है, माइनस में है, और V किधर है, प्लस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस V अपान U। तो या आप ऐसे भी कह सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, उत्तल दर्पण में दर्पण समीकरण। तो परावर्तन जो है इतना है, आज के लिए इतना है।